गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज 9th ऑफ जनवरी है और आज हम पेज नंबर 87 से पढ़ेंगे। देखिए क्या बोल रहा है ये। व्हाट हैपन टू द लोकल स्कूल्स। लोकल स्कूल्स का ब्रिटिश राज से पहले क्या हुआ और ब्रिटिश राज में क्या हुआ। देखिए, डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ हाउ चिल्ड्रन वर टॉट इन प्री ब्रिटिश टाइम्स। क्या आपको इस चीज़ की थोड़ी सी भी संभावना है कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले बच्चों की पढ़ाई किस तरीके से हुआ करती थी। हैव यू एवर वंडर्ड वेदर दे वेंट टू स्कूल्स। क्या आपने कभी ये सोचा है कि वे स्कूल्स में पढ़ने के लिए कहाँ जाते थे। एंड इफ़ देयर वर स्कूल्स, और अगर मान लो उस समय स्कूल होते भी थे, व्हाट हैपन टू दीज अंडर ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश शासन में उन स्कूलों का क्या होता था। देखिए, द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम। इन द 1830s विलियम एडम अ स्कॉटिश मिशनरी ट्यूड द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बंगाल एंड बिहार। 1830 में एक स्कॉटिश मिशनरी थे जिनका नाम था विलियम एडम। तो वे बंगाल और बिहार के जिलों के अंदर वहाँ की एजुकेशन के सर्वे के लिए आए। ही हैड बीन आस्क्ड बाय द कंपनी टू रिपोर्ट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन वर्नेक्युलर स्कूल्स। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह कहा हुआ था कि आप बंगाल और बिहार के जिलों के अंदर जो वर्नेक्युलर स्कूल्स जो चल रहे हैं उनकी कंडीशंस के बारे में या उनकी प्रोग्रेस के बारे में बताएं कि वहाँ पर एजुकेशन कैसी होती है। देखो, वर्नेक्युलर स्कूल्स का मतलब क्या होता है कि वर्नेक्युलर स्कूल्स वे होते हैं जिनका मेन मीडियम इंग्लिश के अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट होता है। जिनका मेन मीडियम क्या है, इंग्लिश के अलावा कोई दूसरा मीडियम उनका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो हमारा मीडियम क्या है, इंग्लिश है। लेकिन वर्नेक्युलर स्कूल्स क्या होते हैं कि जिनका मीडियम क्या नहीं था, इंग्लिश मीडियम नहीं था, जो कि ओरिएंटलिस्ट द्वारा चलाया जा रहा था। द रिपोर्ट एडम प्रोड्यूस्ड इज इंटरेस्टिंग। जब एडम ने कंपनी के सामने बंगाल और बिहार की एजुकेशन रिपोर्ट को प्रस्तुत किया तो वो बहुत ही ज़्यादा रोमांचक थी। एडम फाउंड दैट देयर वर ओवर 1 लाख पाठशालाज इन बंगाल एंड बिहार। एडम ने यह पाया कि बंगाल और बिहार में लगभग 1 लाख पाठशालाएँ हैं। देयर वर स्मॉल इंस्टीट्यूशंस विद नो मोर देन 20 स्टूडेंट्स ईच। वहाँ पर बहुत छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं पढ़ते हैं, मतलब 20 ही विद्यार्थी होते हैं। बट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बीइंग टॉट इन दीज पाठशालाज वॉज कंसिडरेबल ओवर 20 लाख। लेकिन ये जो लगभग 1 लाख जो पाठशालाएँ थी, इनके अंदर पढ़ने वाले बच्चे कितने थे, 20 लाख से भी ज़्यादा। दीज इंस्टीट्यूशंस वर सेटअप बाई वेल्दी पीपल और द लोकल कम्युनिटी। ये जो इंस्टीट्यूशंस थे या ये जो संस्थाएं थी वे वहाँ के धनी व्यक्तियों द्वारा या वहाँ की लोकल कम्युनिटी द्वारा ही चलाई गई थी। एट टाइम्स दे वर स्टार्टेड बाई ए टीचर। कभी कभी ये जो स्कूलें होती थी वह एक टीचर के द्वारा भी चलाई जाती थी। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज फ्लेक्सिबल। विलियम एडम क्या बता रहे हैं कि उस समय जो एजुकेशन का जो सिस्टम था वो कैसा था, फ्लेक्सिबल था, लचीला था। मतलब उसको हम किसी भी तरीके से मोड़ सकते हैं। Few things that you associated with schools today were present in the पाठशालाज at the time। कुछ चीज़ें जो कि आप आज वर्तमान की स्कूलों से उस समय की पाठशालाओं से जोड़ेंगे तो वो आपको क्या लगेगी, बिल्कुल कॉमन लगेगी। There were no fixed fee। उस समय कोई भी फिक्स्ड फ़ी नहीं थी, जैसे आज भी होती है। बहुत सी अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके की फीसेज होती है स्कूलों के अंदर। नो प्रिंटेड बुक्स, कोई भी प्रिंटेड बुक्स नहीं थी उस समय। नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग, उस समय कोई भी सेपरेट स्कूल बिल्डिंग नहीं थी। नो बेंचेस और चेयर्स और नो ब्लैक बोर्ड्स। ना तो बच्चों के पढ़ने के लिए बेंचेस होती थी, ना बैठने के लिए चेयर्स होती थी, ना ब्लैक बोर्ड्स हुआ करते थे। नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस। सेपरेट क्लासेस का कोई सिस्टम ही नहीं था। इट मीन्स क्या है कि अगर कोई स्टूडेंट, एक स्टूडेंट 7th में और एक स्टूडेंट 8th में है, ठीक है, तो उनको भी साथ में पढ़ाया जाता था, लेकिन उनके कुछ ग्रुप बना दिए जाते थे। जैसे आज हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमारा 7th ए का रूम अलग होता है, बी का रूम अलग होता है, उनका सिलेबस अलग होता है, ठीक है। 8th का रूम अलग होता है, उनका सिलेबस अलग होता है। तो उसी तरीके से वहाँ पर क्या नहीं थे कि अलग अलग लेवल पर जो पढ़ने वाले जो बच्चे थे उनके लिए क्या नहीं थी, सेपरेट क्लासेज नहीं थी। नो रोल कॉल रजिस्टर्स, ना ही उनके रोल नंबर थे, ना ही रजिस्टर नंबर्स थे, और ना ही उनका नाम किसी रजिस्टर के अंदर अंकित था। नो एनुअल एग्जामिनेशन, ना ही उनके कोई वार्षिक एग्जाम होते थे। एंड नो रेगुलर टाइम टेबल, और कोई भी रेगुलर टाइम टेबल नहीं था।
इन सम प्लेसेस क्लासेस वर हेल्ड अंडर ए बेनियान ट्री, कुछ जगहों पर जो क्लासेस जो होती थी वो बरगद के पेड़ के नीचे लगाई जाती थी, या गांव की किसी दुकान या मंदिर के कोने पर क्लासेस लगाई जाती थी, या कभी गुरु के घर पर क्लासेस लगाई जाती थी। फी डिपेंडेंट ऑन द इनकम ऑफ पेरेंट्स, स्कूल की जो फीस होती थी वो पेरेंट्स के इनकम पर डिपेंडेंट होती थी। ठीक है। द रिच हैड टू पे मोर देन द पुअर, रिच व्यक्ति जो होते थे वो गरीब से ज़्यादा पे कर देते थे फ़ी को। टीचिंग वॉज ओरल, टीचिंग जो थी वो ओरल थी ना कि रिटन। एंड द गुरु डिसाइडेड व्हाट टू टीच, और गुरु ही ये डिसाइड करता था बच्चों के आवश्यकता के अनुसार कि उसे क्या पढ़ाना है, इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब बच्चों की आवश्यकता के अनुसार गुरु ये डिसाइड करता था कि गुरु को क्या पढ़ाना है। स्टूडेंट्स वर नॉट सेपरेटेड आउट इनटू डिफरेंट क्लासेस, स्टूडेंट्स जो होते थे वे अलग अलग क्लासेस में नहीं बैठते थे। ऑल ऑफ देम सेट टुगेदर इन वन प्लेस, सभी के सभी स्टूडेंट्स चाहे वो किसी भी लेवल का हो या किसी भी क्लास का हो, वे सब एक ही प्लेस पर एक जगह बैठते थे। द गुरु इंटरेक्टेड सेपरेटली विद ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग, तब गुरु क्या करता था कि जो डिफरेंट लेवल ऑफ लर्निंग के स्टूडेंट्स होते थे, मतलब कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप है जो 8th क्लास का है, कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप है जो 7th का है, कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप है जो 6th का है, तो इनके ग्रुप बनाकर इनको अलग अलग जगह पर, मतलब बैठते एक जगह ही थे लेकिन इनके ग्रुप अलग अलग बना देते थे। और फिर एक गुरु क्या करता था, इन सबसे बारी बारी क्या करता था, इंटरेक्ट करता था। एडम डिस्कवर्ड दैट दिस फ्लेक्सिबल सिस्टम वॉज सूटेड टू लोकल नीड्स, एडम ने यह इस चीज़ का खोज निकाला कि ये जो फ्लेक्सिबल सिस्टम है पढ़ाई का, इसकी वजह से वहाँ के जो बच्चे हैं वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पे, क्लासेज वर नॉट हेल्ड ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम व्हेन रूरल चिल्ड्रन ऑफन वर्कड इन द फील्ड्स, एडम ने एग्जाम्पल के तौर पर यह बताया कि जब फसलों की कटाई होती थी तो उस समय क्लासेस नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी अपने माता पिता के साथ खेत में जाना पड़ता था और वे फसलों की कटाई के समय उनकी मदद किया करते थे। द पाठशाला स्टार्टेड वंस अगेन व्हेन द क्रॉप्स हैड बीन कट एंड स्टोर्ड, और पाठशाला वापस कब स्टार्ट होती थी, जब एक बार फसलों को काट दिया जाता था और उनको इकट्ठा करके रख दिया जाता था, उसके बाद क्या होती थी, पाठशालाएं वापस स्टार्ट हो जाती थी। दिस मेंट दैट इवन चिल्ड्रन ऑफ पीजेंट फैमिलीज कुड स्टडी, इसका मतलब क्या हुआ कि किसान वर्ग के परिवार के बच्चे भी उस समय पढ़ते थे। नेक्स्ट है न्यू रूटीन्स न्यू रूल्स, नए रूटीन्स नए नियम। अप टू द मिड 19th century तक द कंपनी वॉज कंसर्न प्रीमरीली विद हायर एजुकेशन, कंपनी हायर एजुकेशन के लिए कंसर्न थी। सो इट अलाउड द लोकल पाठशालास टू फंक्शन विदाउट मच इंटरफेरेंस, ठीक है। तो इस वजह से कंपनी क्या करती थी, लोकल पाठशालाओं में बिना कोई इंटरफेरेंस किए हुए उनको अपना काम करने देती थी। आफ्टर 1854 द कंपनी डिसाइडेड टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ वर्निकुलर एजुकेशन, 1854 के बाद में कंपनी ने यह डिसाइड किया कि वे वर्निकुलर एजुकेशन के सिस्टम को अब और भी ज़्यादा क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। मतलब अब वे पाठशालाओं के अंदर भी कंपनी अपना क्या कहते हैं, अपना काम निकालना चाह रही थी। इट फेल्ट दैट दिस कुड बी डन बाय इंक्लूडिंग ऑर्डर विद इन द सिस्टम, इम्पोजिंग रूटीन, स्टैब्लिशिंग रूल्स, एंश्योरिंग रेगुलर इंस्पेक्शंस। यह महसूस किया गया कि यह व्यवस्था के भीतर आदेश शुरू करने, दिनचर्या लागू करने, नियम स्थापित करने, नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने के द्वारा किया जा सकता है। मतलब कंपनी ने क्या देखा कि अभी जो वर्निकुलर स्कूल सिस्टम जो चल रहा है, जो कैसा है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, उसमें कभी कोई बच्चा आ भी जाता है, ना कोई उसकी अटेंडेंस होती है, ना सेपरेट क्लासेज होती है। तो कंपनी ने 1854 के बाद में यह डिसाइड किया कि अब सब स्कूलों के अंदर क्या होगा, ऑर्डर दिए जाएंगे, उनका टाइम टेबल निश्चित होगा, ठीक है, उनके रूटीन्स निश्चित होंगे कि कब किस क्लास में किस टीचर को जाना है, ठीक है, और उनका रेगुलर इंस्पेक्शन होगा। हाउ वॉज दिस टू बी डन, आखिर ये कैसे हो सकता था। वॉट मेजर्स डिड द कंपनी अंडरटेक, कंपनी ने इनके लिए क्या मापदंड तैयार किए थे। इट अपॉइंटेड ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडिट्स ईच इन चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर 4 to 5 स्कूल्स। इसकी वजह से कंपनी ने क्या किया कि गवर्नमेंट पंडिट्स को अपॉइंट किया ताकि हर एक पंडित लगभग 4 से 5 स्कूल को क्या करे, इंचार्ज करे, मतलब एज ए प्रिंसिपल वो वहाँ पर काम करे। द टास्क ऑफ द पंडित वॉज टू विजिट द पाठशालाज एंड ट्राई एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग। पंडित
का क्या टास्क होता था कि वे पाठशालाओं में जाए और पढ़ने के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। ईच गुरु वॉज आस्क्ड टू सबमिट पीरियोडिक रिपोर्ट्स एंड टेक क्लासेज अकॉर्डिंग टू ए रेगुलर टाइम टेबल। हर एक गुरु से यह कहा गया कि वे अपने पीरियोडिक रिपोर्ट के हिसाब से क्लासेज लें और रेगुलर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम करें। टीचिंग वॉज नाउ टू बी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक्स एंड लर्निंग वॉज टू बी टेस्टेड थ्रू ए सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन। टीचिंग अब टेक्स्ट बुक्स के द्वारा हुई जाने लगी और सिखाने का जो काम था वो भी होने लगा और इन सब बच्चों के अब एनुअल एग्जामिनेशंस भी होने लगे। स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू पे रेगुलर फ़ी। स्टूडेंट्स को यह कहा गया कि उनको रेगुलर तरीके से फ़ी को पे करना है। अटेंड रेगुलर क्लासेस, उन्हें रेगुलर क्लासेस को अटेंड करना है। सिट ऑन फिक्स्ड सीट्स, उनके लिए फिक्स्ड सीट्स को बना दिया गया था जहाँ पर पर्टिकुलर स्टूडेंट को बैठना था। एंड ओबे द न्यू रूल्स ऑफ डिसिप्लिन, और अनुशासन के नए नियमों का आदर सम्मान करना है। पाठशालाज विच एक्सेप्टेड द न्यू रूल्स वर सपोर्टेड थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट्स। पाठशालाज विच एक्सेप्टेड द न्यू रूल्स, पाठशाला जिन्होंने नए रूल्स को एक्सेप्ट किया था, वर सपोर्टेड थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट्स, उनको कौन सपोर्ट कर रहा था? अब जो सरकार जो पाठशालाओं को पैसे दे रही थी उन्हीं से वो पाठशालाएं चल रही थी। दोज हु वर अनविलिंग टू वर्क विद इन द न्यू सिस्टम रिसीव्ड नो गवर्नमेंट सपोर्ट। वे पाठशालाएं जो कि नए गवर्नमेंट रूल का अपोज कर रही थी उन्हें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिल रहा था। ओवर टाइम गुरुज हु वांटेड टू गवर्नमेंट सपोर्ट over time gurus who wanted to retain their independence found it difficult to compete with the government aided and regulated पाठशालास। देखो ये क्या कह रहा है कि समय के साथ साथ जो गुरु अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहते थे, मतलब जो गुरु ये चाहते थे कि हम स्वतंत्र रहें, हमारे पर कोई भी अधिकार नहीं कर सके, उन्हें सरकारी सहायता प्राप्त करना और विनियमित पाठशालाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करना कठिन लगा। मतलब कुछ पाठशालाओं ने जो क्या किया कि कंपनी के नए रूटीन को, नए डिसिप्लिन के नए रूल्स को माना और उन्हीं कंपनी के साथ ही वो काम करने लगे और कंपनी ही उन पाठशालाओं को चलाती और सरकारी खर्च पर उन पाठशालाओं को चलाती। लेकिन जो गुरु या जो पाठशालाएं सरकार के साथ काम नहीं कर रही थी, कंपनी के साथ काम नहीं कर रही थी, उन्हें नई पाठशालाओं के साथ compete करने में बहुत ही ज़्यादा क्या महसूस हो रही थी? कठिनाई महसूस हो रही थी। आगे देखिए, द न्यू रूल्स एंड रूटीन्स हैड अनदर कॉन्सिक्वेंसेज। नए रूल्स और जो नए रूटीन्स थे उनके कुछ अलग कॉन्सिक्वेंसेज भी थे। In the earlier system, children from poor peasant families had been able to go to पाठशाला since the timetable was flexible। पहले क्या होता था कि जब टाइम टेबल फ्लेक्सिबल होता था तो किसान वर्ग के और गरीब वर्ग के परिवारों के जो बच्चे जो होते थे वे अपने घरों के काम या खेतों के काम करने के बाद में पाठशालाओं में पहुंच जाया करते थे पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि उस समय जो पढ़ने का जो तरीका था, पाठशालाओं का पढ़ाने का जो तरीका था वो कैसा था? लचीला था। ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी स्ट्रिक्ट टाइम टेबल नहीं था कि आपको 8 से 1 बजे तक आना है। ठीक है, द डिसिप्लिन ऑफ द न्यू सिस्टम डिमांडेड रेगुलर अटेंडेंस। नए जो एजुकेशन जो सिस्टम था उसके अंदर क्या डिसिप्लिन था कि आपको रेगुलर अटेंड क्लास में टाइम पर होना है। इवन ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम, चाहे उस समय फसलों की कटाई का टाइम ही क्यों ना हो। व्हेन चिल्ड्रन ऑफ पुअर फैमिलीज हैड टू वर्क इन द फील्ड्स, जब गरीब वर्ग के परिवार के बच्चे अपने खेतों में काम कर रहे थे। मतलब ये क्या था कि जो नया एजुकेशन का जो सिस्टम था वो यह डिमांड कर रहा था कि आपको रेगुलर स्कूल के अंदर अटेंड होना है। ठीक है, चाहे गरीब या किसान वर्ग के परिवार के बच्चे खेतों की कटाई में लगे हुए हों, लेकिन उन्हें फिर भी रेगुलर स्कूल के अंदर आना है। ये क्या था? एक नया डिसिप्लिन था। इनएबिलिटी टू अटेंड स्कूल केम टू बी सीन एज इनडिसिप्लिन। अगर स्कूल के अंदर रेगुलर बच्चा स्कूल में टाइम पर नहीं पहुंचता था या स्टूडेंट स्कूल के अंदर टाइम पर नहीं पहुंचता था या वह स्कूल के अंदर नहीं जाता था तो उसे अनुशासनहीनता की कैटेगरी के अंदर ले लिया जाता था, मतलब इनडिसिप्लिन की कैटेगरी के अंदर ले लिया जाता था। एज एविडेंस ऑफ द लैक ऑफ डिज़ायर टू लर्न, और इसका
एविडेंस क्या होता था कि यह जो पर्टिकुलर बच्चा है जो कि स्कूल टाइम पर नहीं आ रहा है या जो स्कूल आ ही नहीं आ रहा है, उसकी इच्छा ही नहीं है सीखने की। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, अगर वो स्कूल में नहीं आ रहा है तो वो क्या कर रहा है, अनुशासनहीनता कर रहा है, तो उसकी पढ़ने की कोई इच्छा ही नहीं है और इसे इनडिसिप्लिन की कैटेगरी में ले लिया जाता था। तो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स।